हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे बायोलॉजी के सेक्शन को, जो कि घटना चक्र 2023 का लेटेस्ट एडिशन होगा। और जिसमें हम लोग कल की क्लास में हम लोगों ने जीवाणु और विषाणु से होने वाली जो डिजीज थी, वायरस थे, इन सभी के बारे में डिस्कस किया। उनसे संबंधित जो दवाइयाँ थी उस पर भी हमने डिस्कस किया, क्योंकि आयोग के द्वारा लगातार आरओ और यूपीपीसीएस में इस तरीके के प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अब इसी सीरीज में आज हम लोग कवर कर रहे हैं कवक जनित रोग। और आगे 3 से 4 लेक्चर में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बायोलॉजी के सेक्शन को कंप्लीट कर लिया जाए, और साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी के सेक्शन को चलाया जा रहा है। फिर हो सकता है हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करेंगे, जो आपके दिसंबर के लास्ट तक कंप्लीट करने का पूरा टारगेट रहेगा मेरी सभी घटना चक्र को, और पूरा फोकस रहेगा। फिर उसके बाद मैं इसका एक मास्टर स्ट्रोक लेके आऊंगा आपके लिए, जिसका मैंने नाम रखा है शॉर्ट नोट्स सीरीज, जो कि मैंने घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स तैयार किए। पूरे यूट्यूब पर पहली बार ऐसा होगा जो घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स की आप लोगों को क्लास मिलेगी, और बहुत ही प्रैक्टिकली तरीके से, बहुत ही बेनिफिशियल तरीके से वो क्लास आपको मिलेगी, जिसका आपको बेनिफिट आरओ एग्जाम और यूपीपीसीएस एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहे। और क्लास अपडेट के लिए, टेस्ट सीरीज अपडेट के लिए, पीडीएफ अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और साथ ही साथ अगर आप लोग घटना चक्र 2023 के लेटेस्ट एडिशन को लेना चाहते हैं पीडीएफ के रूप में, तो व्हाट्सअप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके आप इसे ले सकते हैं। तो ये तो थी बेसिक इंक्वायरी और बेसिक जानकारी। और अब हम लोग शुरू करेंगे अपने टॉपिक को, और हमारा आज का टॉपिक है कवक जनित रोग। तो कवक जनित रोग के बारे में स्टडी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कवक जनित रोग। तो देखिए, कवक शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के एक शब्द है फंगस, जिसको हम लोग फंगस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है छत्रक या फिर मशरूम भी होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का जो विस्तृत अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं माइकोलॉजी जो है कि। और अगर हम बात करें कि कवक पर्णहरिम रहित, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा समूह के जीव है, तो क्या समझ में आया कि कवक जो है किस में आते हैं दोस्तों? थैलोफाइटा में आते हैं। और थैलोफाइटा में कवक आते हैं, शैवाल आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, ये सभी चीजें थैलोफाइटा में आती हैं। इसकी एक खासियत क्या है कि इनके पास किसी भी प्रकार का संवहन ऊतक नहीं होता है, जिसके माध्यम से ये भोजन या जल की प्राप्ति ऊतक के रूप में कर सकें, तो ये भी नहीं होता है। और पर्णहरिम भी नहीं होता, इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होता, जिसकी वजह से ये अपना भोजन स्वयं बना सकें। लेकिन शैवाल इसका अपवाद हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जड़, तना, पत्तियों का भी अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इतने सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम सूक्ष्मदर्शी से देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये पैरासाइट्स के रूप में भी होते हैं, परजीवी, और इसमें मृतोपजीवी के रूप में भी इनको कहा जाता है। इनमें जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। इनका मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है। इनकी अनेक जातियां मानव जीवन के लिए लाभदायक भी होती हैं और हानिकारक भी होती हैं। अगर मैं बात करूं शैवाल की, तो वो लाभदायक है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे कवक ऐसे होते हैं जो आपके लिए लाभदायक नहीं होते हैं। अब जैसे ईस्ट की बात करें, जिसको हम लोग हिंदी में खमीर कहते हैं, वो एक कवक होता है। उसके द्वारा हम अल्कोहल का निर्माण करते हैं। ब्रेड के ऊपर भी ईस्ट जम जाती है, जो सफेद सफेद परत जम जाती है, जिसको हम लोग फफूद भी कहते हैं। मशरूम देखिए, ये भी एक कवक का ही प्रकार है। तो कुछ बेनिफिशियरी होती है, लेकिन कुछ हार्मफुल भी होती है। अगर बात करें, एफ्लाटॉक्सिन नामक एक जहरीला पदार्थ प्राकृतिक रूप से कैंसर कारक होता है, यानी कि कैंसर जोनिक होता है। इसके अधिक सेवन से कैंसर होता है। और कैसा कैंसर? जो लीवर में कैंसर पैदा करता है। और इस प्रकार के पदार्थ कैसे होते हैं? जैसे एस्परजिलस फ्लेवक्स होते हैं, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स होते हैं, पेनिसिलियम आइसलैंडिकम होते हैं। ये सभी कवकों द्वारा उत्पन्न होता है, जो कि भोजन को क्या करता है? विषाक्त कर देता है। अब जैसे आप ब्रेड को देखेंगे, ब्रेड की जब एक्सपायरी डेट निकल जाती है तो उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी एक झाग टाइप का सफेद सा फफूंद जम जाती है। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कवक ने स्थिति खराब कर रखी है उसकी। अगर आप उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे उस पर कवक दिखेंगे, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल हो जाते हैं। मानव में एस्परजिलोसिस नामक रोग जो है, एस्परजिलस की कुछ प्रजातियां जैसे कि फ्लेवेक्स, फ्यूमिगेट्स और नाइजर द्वारा उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार का बीमारी भी होता है। अब हम बात करें इरकोटिज्म या अर्गाटत्य नामक रोग संदूषित अनाज के उपभोग से होता है। अगर आप दूषित प्रकार का भोजन यूज कर रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, तो ये रोग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इन अनाजों को संदूषित कौन करता है? तो क्लेविसेप्स परपूरिया नाम का जो कवक है, वो इन भोजन को या अनाज को संदूषित कर देता है, यानी कि दूषित कर देता है। और जब हम ऐसा भोजन यूज करते हैं तो हमको इर्गोटिज्म नाम की बीमारी हो जाती है। एक होती है एथलीट फूट, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं हाथी पांव।
यानी जब किसी महिला का या पुरुष का या किसी बच्चे का जब पैर बहुत मोटा हो जाता है, उम्र के हिसाब से बहुत मोटा हो जाता है और वो हाथी पाँव की तरह काम करने लगता है, बहुत मोटा मोटा हो जाता है जिससे पेन होता है, चल नहीं पाता है, तो इस नाम की जो बीमारी होती है वो ट्राइकोफाइटोन व टीनिया पेडिस नामक कवकों द्वारा होती है। तो अगर आप पूछा जाए कि हाथी पाँव किस कवक से होता है, तो टीनिया पेडिस सामान्यतः सबसे अधिक पूछा जाता है, कभी कभी ट्राइकोफाइटोन भी पूछ लिया जाता है। यह त्वचा के मुलायम हिस्से को संक्रमित करता है, खासतौर पर उंगलियों के मध्य में, और इस रोग का संक्रमण संक्रमित मृदा से होता है। अगर किसी मिट्टी में सामान्यतः इस तरीके के कवक पाए जाते हैं और उस मिट्टी में कोई किसान लगातार काम कर रहा है तो उसको ये फंगस लग जाती है और उसके पास ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरीके से इसका होता है। वहीं त्वचा का प्रदाह जिसको हम लोग डर्मेटाइज कहते हैं, गंजापन, कैंडियासिस या खुजली होती है, दाद खाज खुजली जिसको हम लोग कहते हैं, ये सभी रोग दोस्तों किससे होते हैं? कवक से होते हैं। बहुत से कवक जैसे कि छत्रक हो गया, गुच्छी हो गया, गुच्छी ध्यान दीजिएगा इस पे प्रश्न पूछा गया है, और लाइकोपर्डोन इत्यादि भोजन के रूप में हम प्रयोग करते हैं जो कि प्रोटीन के प्रमुख साधन होते हैं। मतलब कवक जो है कि हमारे लिए प्रोटीन का भी एक साधन के रूप में काम करते हैं। किंतु गलतीवश यदि अमानिटा नामक कवक छत्रक के बदले खा लिया जाए तो खाने वाले की मृत्यु भी हो जाती है और यह जहरीला होता है। यानी अगर कुछ ऐसे कवक आपने खा लिए जो बहुत जहरीले होते हैं तो व्यक्ति की सीधे मृत्यु हो जाती है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर की सीरीज को, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे हमें। तो कौन सा जूनोटिक रोग नहीं है? अच्छा, जूनोटिक रोग के बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि जूनोटिक रोग जो होते हैं दोस्तों, ये सामान्यतः वायरस रोग इसमें आते हैं जो जंतुओं के माध्यम से क्या होता है, मानव में प्रवेश करता है। जंतुओं के माध्यम से मानव में प्रवेश करता है, जैसे सुअर हो गया, बकरी हो गया, चमगादड़ हो गया, इनके माध्यम से मानव में प्रवेश करने वाले रोग जूनोटिक होते हैं। और इनके जो सिम्टम्स होते हैं, यानी जंतु से अगर वायरस संक्रमित होकर मनुष्य में आ रहे हैं तभी वो रोग हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? रेबीज हो गया, आपका सार्स कोविड-19 हो गया, प्लेग हो गया, ये सभी वायरस की बीमारी है जो आपके जूनोटिक रोग की श्रेणी में आते हैं। लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस ये कवक के द्वारा होता है, न कि जूनोटिक यानी कि वायरस के द्वारा नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं जूनोटिक रोग के बारे में। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे लिख रहा है, थोड़ा छोटा करता हूँ, लिखा है पशुओं से मानव आबादी में फैलने वाले रोग को हम जूनोटिक रोग कहते हैं या फिर इसे हम जूनोसिस भी कह देते हैं। जीवाणु, विषाणु, परजीवी से ये फैलते हैं। इन रोगों के कुछ उदाहरण है जैसे इबोला, रेबीज, मलेरिया, प्लेग, बर्ड फ्लू, एंथ्रेक्स। लेकिन म्यूकरमाइकोसिस जो रोग है वो कवक जनित होता है जिससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है कि कमजोर हो जाती है और एक कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली को ज्यादा प्रभावित करता है। लेकिन ये जूनोटिक रोग में नहीं आता। तो जूनोटिक रोग या जूनोसिस रोग के कारक क्या देखे आपने? जीवाणु देखा, विषाणु देखा, परजीवी देखा, लेकिन कवक नहीं है इसमें। अब आगे देखते हैं, अगला पूछा है इर्गोटिज्म। इर्गोटिज्म या अर्गाटत्व, ये जो रोग होता है वो किसके उपभोग से होता है? तो संदूषित प्रकार का अन्न, जल नहीं, संदूषित प्रकार का अन्न यानी जो दूषित भोजन है उसके प्रयोग से यह बीमारी फैलती है। एथलीट फूड बीमारी होती है दोस्तों, किससे होती है? तो ये फफूंद से होती है। और टीनिया पेडिस नाम का जो कवक होता है वो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है एथलीट फूड के लिए। लेकिन यहाँ पे ट्राइकोफाइटोन भी दे रहा है तो ये भी सही है, लेकिन टीनिया पेडिस जो है वो ज्यादा प्रभावित करता है। अब यहाँ पे हमें देखना है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करिए कि मानव शरीर में उर्विका अर्थात फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है। बिल्कुल, और ये सबसे लंबी हड्डी होती है और ये कहाँ मिलती है? जांग में। हैजा रोग जीवाणुओं द्वारा होता है। अब आपको बताना हैजा रोग जीवाणु द्वारा होता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डीपीटी, डिप्थीरिया, ब्लैक खांसी और टिटनेस, और उसी के साथ हमने हैजा वगैरह पढ़ा जो कि आपकी जीवाणु से बीमारी है। एथलीट फूड विषाणु द्वारा होती है, तो यही गलत है, क्योंकि अभी हम पढ़ ही रहे हैं कि हाथी पांव या एथलीट फूड ये कवक के द्वारा होता है, न कि जीवाणु और विषाणु द्वारा। तो तीसरा ऑप्शन आपको हटाना पड़ेगा हर जगह से, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 आंसर इसका सही होगा। फिर यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो पोलियो होता नहीं है, पोलियो वायरस से होता है। हैजा जो है कि आपका जीवाणु से होता है। लेकिन त्वचा का प्रदाह, त्वचा का प्रदाह का मतलब होता है त्वचा पे इन्फेक्शन होना। जैसे आपको जनरली खुजली होती है अंडर आर्म्स में, और आपके प्राइवेट पार्ट पे भी जो खुजलाहट होती है, दाद हो जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं बॉडी के अलग अलग जगह पे, तो ये आपको खुजली पैदा करता है, जिसके लिए हम लोग बहुत अलग अलग प्रकार की दवाई वगैरह यूज करते हैं। तो ये कवक से होता है, फंगस से होता है, न कि कोई जीवाणु या विषाणु से। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित रोग है? तो कवक जनित गंजापन। गंजापन भी क्या होता है? हमारे जो बॉडी के ऊपर मतलब हेयर के नीचे जो
स्कैल्प होती है, जो पार्ट होता है बॉडी का गंजापन वाला, उस पे जो है कि आप देखोगे बहुत छोटे-छोटे सफ़ेद-सफ़ेद डस्ट हो जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डैंड्रफ हो गए। तो वो डैंड्रफ नहीं होते, असल में वो कवकों का घर बन जाता है, फंगस का घर बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का हेयर गंजापन की तरफ बढ़ता है। वर्णांधता की बात करें तो ये जेनेटिक रोग है। ये जो है कि सामान्यतः पैतृक रोग है, जो आनुवंशिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। और एड्स की बात करेंगे तो एड्स आपका वायरस से होने वाला रोग है, और इसका जो वायरस जिम्मेदार होता है एचआईवी वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये उसका नाम है एड्स की बीमारी के लिए। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्यों में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगर कोई व्यक्ति एफ्लाटॉक्सिन नाम का कोई खाद्य पदार्थ खा रहा है जो विषाक्त है भोजन की वजह से, तो उसका लीवर जो है कि सबसे पहले डैमेज होगा, या लीवर ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो ये तो थे आपके कवक रोग, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अन्य परजीवी रोग। तो यहाँ पे अब हम परजीवी रोग पढ़ेंगे जो कि पैरासाइट्स होते हैं। अगर हम बात करें कि विषाणु, जीवाणु, कवक के अलावा एक प्रोटोजुआ होते हैं, मुख्य रूप से प्रोटोजुआ हो गए, प्रोटोजुआ और निमेटोडा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थिस हो गया, इनके समूह परजीवी भी विभिन्न प्रकार के रोगों के कारक बनते हैं। जैसे कि मलेरिया जैसे घातक परजीवी रोगों में से एक है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजुआ से होता है। जबकि डेंगू जैसे बुखार और फीवर जो होते हैं, जापानी इंसेफेलाइटिस हो गए या येलो फीवर हो गए, ये जितने भी प्रकार के बुखार होते हैं ये मुख्य रूप से विषाणु से होते हैं। लेकिन वही टाइफाइड जो कि आंतों को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख बुखार है टाइफाइड, ये जीवाणु से होता है। और मलेरिया किससे होता है दोस्तों? प्रोटोजुआ से। तो बुखारों की भी कैटेगरी अलग अलग है, इसको आपको डिवाइड करके रखना पड़ेगा। प्लाज्मोडियम नाम के एक कोशिकीय प्रोटोजुआ जंतु के कारण मलेरिया जैसी बीमारी हमें होती है। और इस रोग का वाहक कौन होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। ध्यान देना, एडीज एजिप्टी मच्छर नहीं, एडीज एजिप्टी जो मच्छर है वो आपके वायरस के लिए जिम्मेदार है, खासकर डेंगू के लिए। लेकिन ये मादा एनाफिलीज मच्छर है जो कि द्वितीयक पोषक के रूप में होती है, और ये प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। और समझते हैं इसकी जानकारी। प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक जो है कि मनुष्य है। प्रायः प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां होती हैं। अब इसमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वाइवैक्स हो गई, ओवेल हो गई, मेलेरी हो गई, फेल्सीपेरम हो गई। ये प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां होती हैं जो मनुष्य को संक्रमित करते हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में मैकॉक यानी प्राइमेट्स को संक्रमित करने वाला प्लाज्मोडियम नोलेसी परजीवी मनुष्यों को भी संक्रमित करता है, जिससे मलेरिया संक्रामक पशुओं से मनुष्य यानी जूनोटिक मलेरिया में फैलता है। तो ये कोई खास जानकारी नहीं थी यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी, सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजुआ परजीवी द्वारा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है यानी परजीवी से मलेरिया रोग होता है, ये किस व्यक्ति ने पता किया, किस वैज्ञानिक ने पता किया, तो नाम आएगा सर रोनाल्ड रॉस का। और तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनाफिलीज मच्छर करती है। कौन करती है? मादा एनाफिलीज मच्छर करती है। और इस खोज के लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पता रहना चाहिए कि प्लाज्मोडियम आरबीसी तथा यकृत कोशिकाओं को अंतः परजीवी का जंतु होता है जो ये प्रभावित करती हैं। और मलेरिया रोग का सबसे अधिक प्रभाव हमारे आरबीसी और प्लीहा पे पड़ता है। प्लीहा को हम लोग इस इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? स्प्लिन, या इसको हम कह सकते हैं कोशिकाओं का आत्मगाह जो होता है, कब्रिस्तान यूं कहें कि यहीं पर जाके सारी कोशिकाएं मर जाती हैं या इसमें चली जाती मरने के बाद। अब यहां समझते हैं और भी चीजों को कि मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। दलदली क्षेत्रों का वातावरण मच्छरों के जनन और वंश वृद्धि में सहायक होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो दलदल का क्षेत्र है या आपके आसपास कहीं तालाब का पानी है, रुका हुआ पानी है, तो उसे रुकने मत दीजिए, अदरवाइज वहां पे मच्छर पैदा होने लगेंगे और मच्छरों के पैदा होने की वजह से प्रॉब्लम आएगी वहां पर। अतः ऐसे स्थानों पर यह रोग अधिकतर होता है। मच्छरों के संहार, उनसे बचाव हेतु घरों में डीडीटी और पायरिथ्रम, नेप्था, कपूर आदि का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि आप जो अंडे की क्रेट देखते होंगे, जो अंडे की क्रेट होती है जो कागज की होती है, अगर आप उसको भी जला रहे हैं तो उससे भी जो है कि मच्छर दूर होते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ केमिकल ऐसा होता है जिसकी वजह से मच्छर मारे जाते हैं। जलाशयों में मच्छरों के लार्वा को खाने वाली जो मछलियां हैं उनको हम गैम्बूसिया कहते हैं। ये क्या करती हैं कि अगर हम ऐसे तालाब में जो रुका हुआ पानी है जहाँ पे मच्छर पैदा हो रहे हैं, वहाँ पे अगर हम गैम्बूसिया मछली को छोड़ दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं मच्छरों के जितने भी लार्वे होते हैं, अंडे होते हैं, उनको खा जाती है, जिससे वो मछलियाँ क्या करती हैं? मच्छरों को पैदा नहीं होने देती हैं। प्राचीन काल में अगर हम देखें तो मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना नाम के वृक्ष की छाल से एक कुनैन नाम की औषधि बनाई जाती थी, और उससे मिलती जुलती कुछ कृत्रिम औषधियां अब आ चुकी हैं, एटिब्रीन,
मेलुब्रीन, रेसोचिन, कामाक्विन, क्लोरोक्विन। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है क्लोरोक्विन, हालांकि मलेरिया की ये भी दवाइयां हैं, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा क्लोरोक्विन पूछा जाता है। लेकिन कामाक्विन, रेसोचिन और एटिब्रिन ये सारी दवाइयां भी हैं जो इसके विकल्प के रूप में काम कर रही हैं। अगर हम देखें आजकल ये प्रचलित हो चुकी है, मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में इस रोग से बचाव हेतु कुनैन, डेराप्रेम आदि रोग निरोधी जो औषधियों का नियमित उपयोग करना चाहिए। अगर बात करें पॉलीथ्रीन, पॉलीथ्रीन एक प्रकार का पायरेथ्राइड कीटनाशक है जो सामान्यतः मच्छर विकर्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। और पायरेथ्राइड स्तनधारियों की तुलना में कीटों के लिए 2250 मीन्स 2250 गुना अधिक विषाक्त होता है। प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। कब मनाया था दोस्तों? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन अप्रैल 2019 में अफ्रीका देश में मलावी में लॉन्च किया गया। तो ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, केवल मलेरिया के लिए, अगर जो भी मलेरिया का पेशेंट है हम उसे दवाइयाँ दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, उसका इलाज कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, ताकि वो व्यक्ति सही हो जाए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मलेरिया का वैक्सीन बन चुका है। जैसे कोविड का वैक्सीन बना, वैसे मलेरिया का वैक्सीन बना है। और कहाँ पर बना है? 2019 में, अप्रैल 2019 में मलावी देश में लॉन्च किया गया। WHO ने कहा कि यह वैक्सीन बच्चों को मलेरिया से बचाने के लिए शुरू किया गया एक पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अगर ये वैक्सीन कारगर रहेगी, बच्चों पे जो है कि कारगर रहेगी और ये धीरे धीरे अच्छा रिजल्ट देगी, तो हम दूसरी जलवायु के लिए भी, क्योंकि अफ्रीका की जलवायु अलग विभिन्न प्रकार की है, तो और भी विभिन्न प्रकार की जलवायु से संबंधित जैसे एशिया, यूरोप, अटलांटिक अमेरिका, इन सभी जलवायु पे आधारित हम पूरे विश्व के लिए क्या करेंगे? मलेरिया की वैक्सीन बनाना शुरू करेंगे, और जिससे हम जल्दी ही निजात पा लेंगे, ताकि मलेरिया होगा ही नहीं। कालाजार अर्थात लिस्मेनिया रोग, जिसे हम लोग लिस्मेनिया भी कहते हैं, यह भी एक लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण ही होता है, और इसमें त्वचा तथा आंतरिक अंगों की श्लेष्मिक कलाएं रोगग्रस्त हो जाती हैं। और इस रोग का वाहक कौन होता है? तो सैंड फ्लाई, या यूं कहें कि बालू मक्खी इसका वाहक होती है। और देखते हैं इसके आगे, तो यहाँ पे एक स्लीपिंग सिकनेस भी आती है, निद्रा रोग, जो कि ट्रिपनेसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी से होता है, और इसका वाहक सीसी मक्खी होती है। ट्रिपनेसोमा रुधिर, सेरिब्रोपाइन, अन्य शरीर द्रव्यों के बाह्य कोशिकीय तथा हृदय पेशियों, जनदों इत्यादि अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं। निद्रा रोग में क्या होता है? रोगी को दिन में भी नींद से बोझिल मालूम पड़ता है और ऊँघता रहता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम की थकावट की वजह से, वर्क प्रेशर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से दिन में सो जाते हैं, जैसे ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, मेट्रो में, बस में, वो सो जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो रात में प्रॉपर नींद ले रहा है, उसके ऊपर कोई ज़्यादा वर्कलोड नहीं है, प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिन में भी सो रहा है, ऊँघ रहा है, हमेशा जो है कि आपके आसपास नेगेटिविटी फैला रहा है, इट मीन्स कि उसको स्लीपिंग सिकनेस है, यानी निद्रा रोग है, जो दिन में भी सोता है, रात में भी सोता रहता है। फिर वहीं हम देखेंगे कि असुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमा मारुगता जो है, सिस्टोसोमा रुगड़ता नामक संचारी रोग महामारी के रूप में फैलते हैं, जो कि अत्यंत ही घातक होते हैं, और फिर उसके बाद अब आ जाइए यहाँ पर समझते हैं इसको हम, कि संघ निमेटोडा की लगभग 50 जातियां मानव शरीर में परजीवी के रूप में जो है कि होती हैं और उन्हें हानि पहुंचाती हैं। जैसे फाइलेरिया हो गया, फाइलेरिया को स्लीपद, हाथी पाँव, फील पाँव भी कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था फाइलेरिया कैसे होता है, तो इसके बारे में बताया। शरीर में वुचरेरिया ब्रैंकफटाई नामक गोल कृमि के संक्रमण द्वारा ये बीमारियां होती हैं, और ये कृमि मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों में पहुंचकर उसे संक्रमित कर देती है, और इसे फैलाने अर्थात वाहक का कार्य मादा क्यूलेक्स मच्छर ही करते हैं। तो फाइलेरिया भी क्या है? एक प्रोटोजोआ बीमारी है, और इसे भी मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा ही फैलाया जाता है, जिसमें पोषक की मृत्यु तो प्राय नहीं होती, किंतु हाथ, पैर, जननांग और अन्य अंग फैलकर विकृत हो जाते हैं या फूलकर। तो ये एक हाथी पाँव की तरह बीमारी लगती है। बच्चों में बात करें तो बच्चों में एस्केरिस के संक्रमण से एस्केरियासिस नामक रोग हो जाता है, जिससे बच्चों का पोषण ठीक नहीं होता और उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ रोगी की आंत से कृमि को निकालकर चीनोपोडियम का तेल या मिबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, एल्कापोर आदि औषधियों का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ नहीं, सामान्य भाषा में हम लोग क्या कहते हैं कि आपके पेट में कीड़े हो चुके हैं, आप कीड़ों की दवा खा लीजिए,
घर में अक्सर सुना होगा आपने कि रात में हल्के गुनगुने दूध के साथ कीड़ों की दवा खा लीजिए ताकि सुबह फ्रेश होने पे सारे कीड़े बाहर आ जाए। इतना आसान प्रोसेस बताते हैं। और इसके लिए दवा सिंपली जो सबसे अधिक यूज होती है उसका नाम होता है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल जो कि पेट में कीड़ों की दवा होती है। तो ये कीड़े कुछ नहीं होते दोस्तों, जो सिंपल सी बात है कि आप खाना खाते हो, आप फ्रेश होते हो, सारे प्रोसेस को करते हो, लेकिन फिर भी पेट की आंतों के अंदर कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ चिपके रह जाते हैं जो पूरी तरीके से साफ नहीं होते हैं। और वही भोज्य पदार्थ धीरे धीरे इकट्ठे होके एक हमारे इन्फेक्शन के रूप में वहां पे जमा हो जाता है, जिसको हम लोग हर 6 महीने पे 4 महीने पे एल्बेंडाजोल खाते हैं, जिससे हमारा पेट साफ हो जाता है। क्योंकि रोज नहीं खानी होती है, 4-5 महीने में जब इन्फेक्शन पूरा तैयार हो गया हमारे बॉडी के अंदर जो भोज्य पदार्थ की वजह से, तो हमने एल्बेंडाजोल खाया और उससे पूरा पेट साफ हो गया। तो ये कुछ और नहीं, बस इसी की दवा होती, लेकिन आम भाषा में इसको हम लोग कीड़ों की दवा कह देते हैं। उल्लेखनीय है कि एस्केरिस का प्रथम तरुण डिंबक रेहेबिट्रिम, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, ये कुछ पॉइंट नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे करेंगे एमसीक्यूज की सीरीज। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग। तो मलेरिया से 2 अंग प्रभावित होते हैं, एक तो आपका आरबीसी प्रभावित होता है, दूसरा प्लीहा। तो यहाँ ऑप्शन प्लीहा दिया हुआ, तो हम प्लीहा को ही मानेंगे। अगर मलेरिया के बारे में दोबारा रिवीजन कराऊं तो प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ जीव होता है, जिसका वाहक कौन होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। और इससे प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा होता है, जिसमें संक्रमण के आकार बढ़ जाते हैं और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वहीं प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन होगा? तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक दोस्तों एक मच्छर होता है। कौन होता है? मच्छर। फिर यहाँ पे रिपीटेड है प्रश्न, प्लाज्मोडियम परजीवी कौन होगा? तो मच्छर हो जाएगा यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं कि दुर्दम या मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। ये हालांकि राजस्थान में इसके वैरायटी के बारे में पूछा गया था, लेकिन ऐसे प्रश्न आपके आरओ या पीसीएस में नहीं पूछे जाते हैं। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम था इसका। मलेरिया तथा डेंगू निम्नांकित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है इन दोनों में? पहली चीज कि इन दोनों ही बीमारियों में बुखार आता है हमें। दूसरा, दोनों ही बीमारियों से मानव की प्रजाति प्रभावित होती है। तीसरा, दोनों ही बीमारियों में मच्छर के काटने से ही होता है। लेकिन चौथे स्तर पे आप देखोगे कि ये अलग हो जाएगा, क्योंकि मच्छर की प्रजाति अलग होती है। डेंगू को फैलाने वाला एडीज एजिप्टी प्रजाति का मादा मच्छर होती है, जबकि इसको फैलाने के लिए क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं मादा। तो दोनों के स्तर पे मच्छरों की जो प्रजाति है वो अलग अलग हो गई, बाकी तीनों ही प्रोसेस आपके सेम हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मलेरिया है वो मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है, जबकि डेंगू की बात करें तो मादा क्यूलेक्स फेटिगेंस, एडीज एल्बोपिक्टस और मादा एडीज एजिप्टी इन मच्छरों के काटने से होता है। हालांकि इससे फील पाँव और पीत ज्वर भी मच्छर के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है। डिप्थीरिया की बात करेंगे तो जीवाणु से होता है। हैजा की बात करेंगे तो जीवाणु से होता है। निमोनिया की बात करें तो ये भी जीवाणु से होता है। लेकिन मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा जो है कि मलेरिया होता है, ये मैंने आपको बता दिया। कॉलरा को हिंदी में हैजा कहा जाता है, जो जीवाणु से होता है। और जॉइंटिस को दोस्तों पीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीलिया, जो कि दूषित भोजन और जल के प्रयोग से होता है। अगर आप गंदा भोजन या गंदा पानी पी रहे हैं तो उससे आपको पीलिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मलेरिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये एक परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जा सकने वाली बीमारी है, तो ये बात गलत है। ये पैरासाइट नहीं बल्कि प्रोटोजोआ बीमारी होती है, मतलब प्रोटोजोआ से होती है। जबकि मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, सही है। दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होता है, क्योंकि वहां पे मच्छरों का लार्वा होता है जिससे मच्छर पैदा होते हैं, यह भी सही है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन नाम की दवाई का प्रयोग किया जाता है। हालांकि पहले क्विनैन नाम की दवाई प्रयोग की जाती थी, जो सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती थी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यही स्टेटमेंट गलत दिया है। ये परोपजीवी नहीं बल्कि प्रोटोजोआ से होता है। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से परजीवी उत्तरदायी हैं? तो पी वाइवैक्स, इसमें भी जो है कि बहुत सारे होते हैं ना, तो उसके लिए है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो सर रोनाल्ड रॉस साहब ने। गोल कृमि यानी निमेटोड से होने वाला जो रोग होता है दोस्तों, वो फाइलेरिया होता है, जिसको हम लोग हाथी पांव भी कहते हैं। अब यहाँ पे मिलान करना है आपको। तो मलेरिया किससे होगा? प्रोटोजोआ से होगा। पोलियो किससे होगा? पोलियो वायरस से होता है। तपेदिक किससे होगा? जीवाणु से होता है। दाद खाज खुजली किससे होता है? कवक से होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपसे आरओ में पूछने के चांसेस रहते हैं, और ये भी आपका आईएएस में पूछा गया प्रश्न है।
फिर इस तरीके का एक और प्रश्न देख लेते हैं, ये किस एग्जाम में, चलिए अभी देख लेंगे। एड्स की बात करें तो एड्स आपको पता है तो विषाणु से लिखिए, गंजापन अगर आपको पता है कवक से लिखिए, मलेरिया पता है तो प्रोटोजोआ से लिखिए, तो बचा हुआ प्लेग किससे हो गया, जीवाणु से हो गया। तो अक्सर आप उस स्टेटमेंट को सबसे पहले उठाया करिए जो आपको कंफर्टेबल तरीके से पता हो। अगर आप पहले प्लेग से उठा रहे हैं और आपको नहीं पता है तो आप पक्का ही गलत कर जाओगे। तो इसलिए हमेशा उस चीज को उठाइए पहले जो ईजी हो। और देखिए यूपी पीसीएस ने भी इस तरीके से 2012 में ये प्रश्न पूछ लिया। अगला प्रश्न, स्लीपिंग सिकनेस नामक जो बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है, तो ट्रिप्नोसोमा नाम का एक जो एक कोष की जीव होता है उसकी वजह से ये बीमारी हमें देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं होता है, कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं होता है, तो मच्छर से कौन सा रोग नहीं होता है, तो अगर आप देखोगे तो डेंगू ज्वर होता है, यहाँ पे ध्यान देना फाइलेरियासिस ये अभी है, लेकिन और देखते हैं आगे ऑप्शन कुछ ऐसा और है, हाँ निद्रा रोग, निद्रा रोग है दोस्तों, ये आपके मच्छर के काटने से नहीं होता है, जबकि मलेरिया भी होता है। और ये लेटेस्ट प्रश्न देखिए 21 का प्रश्न है, असुरक्षित पेयजल स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग कौन कौन से होते हैं, जो सामान्यतः, एक तो मलेरिया होता है वहां पे क्योंकि संचारी रोग होते हैं ये, तीव्र प्रवाहिका होती है और सिस्टोसोमा रुग्णता, ये 3 प्रकार की बीमारियां सामान्यतः विकासशील देशों में देखने को हमें मिल जाती हैं। अब ये लेंडर पेज का करंट अफेयर्स था, खैर इसको छोड़ते हैं। और अब हमारा अगला टॉपिक है वंशागति रोग। तो यहाँ पे जो वंशागति रोग होते हैं ये सामान्यतः हमारे वंश के आधार पर रोग होते हैं, यानी जेनेटिक रोग होते हैं, इनको हम जेनेटिक भी कह देते हैं। जैसे कुछ रोग दूषित वातावरण, परिस्थिति, रहन सहन, खान पान व परजीवी के संक्रमण से उत्पन्न होते हैं, जबकि कुछ रोग व्यक्ति को अपने माता पिता से जन्म से ही मिलते हैं और उन्हें ही हम आनुवंशिक रोग कहते हैं, क्योंकि अगर उनके माता पिता भी उस रोग से पीड़ित होंगे और वो जेनेटिकली रूप से प्रभावित हैं तो कहीं ना कहीं ये पुरखों से चला आ रहा होगा, दादा से, परदादा से, फिर माता पिता से, फिर व्यक्ति में, फिर उसके बच्चों में भी होगा, तो ये जेनेटिक रोग होता है। और ऐसे रोगों का इलाज कर पाना अभी भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कई प्रकार के जेनेटिक रोग हो सकते हैं, जितने भी हमारे बॉडी में जितने भी प्रकार के जीन पाए जाते हैं लाखों करोड़ों रूप से, तो उतनी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए हम इसका इलाज कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पढ़ते हैं इसको हम। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये रोग वंशागति होती है और अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। ये रोग दोषपूर्ण जीन के कारण होते हैं जो हमारी बॉडी में पहले से ही मौजूद होते हैं, और आनुवंशिकी के नियम अन्य जंतुओं की भांति मानव पर भी यथावत लागू होते हैं। तो आनुवंशिक लक्षण हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से आगे बढ़ते रहते हैं, तो उसी तरीके से जिन में जो रोग होती है, बीमारी होती है, डिजीज होती है, वो भी उसी पीढ़ी दर पीढ़ी से आगे बढ़ती चली जाती है, बीमारी आगे बढ़ती जाती है। जैसे आप देखोगे कि रंजकहीनता, जिसको रंजकहीनता कोई हम लोग वर्णांधता भी कह देते हैं, और इस तरीके की एल्केपेटोन्यूरिया और इस तरीके के आरएस तत्व, ये सभी वंशागति मनुष्य में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण जीनी व्यतिक्रम हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया आदि मानवों में गुणसूत्र की संख्या में त्रुटि के कारण ये रोग प्रदर्शित होते हैं और ये फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये एक प्रकार की आपकी जेनेटिकली बीमारी होती है। अब यहाँ देखते हैं कि मनुष्यों में लैंगिक लक्षणों के जीन्स मुख्यतः लिंग गुणसूत्रों में होते हैं, किंतु लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ दैहिक यानी कि सोमैटिक लक्षणों के जीन्स भी लिंग गुणसूत्रों में उपस्थित हो सकते हैं, और जिसे लिंग संलग्न गुणसूत्र भी कहा जाता है। और इसकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। अधिक रक्तस्राव, जिसको हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं, ध्यान देना, हीमोफीलिया, इससे मिलता जुलता जो शब्द है वो फाइलेरिया होता है। तो कहीं फाइलेरिया और हीमोफीलिया में कंफ्यूज मत हो जाना। हीमोफीलिया में क्या होता है, अधिक रक्तस्राव, मतलब आपकी बॉडी के इंटरनली ब्लीडिंग भी होने लगती है और बाहर भी अगर आपको कोई चोट वगैरह लग जाती है तो आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है, आपका ब्लड बहता रहता है, और ऐसी स्थिति ब्लड ज्यादा बहने पे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो हीमोफीलिया कैसी बीमारी है, एक आनुवंशिक बीमारी है। इसमें रोगियों की चोट पर काफी समय यानी कि कम से कम आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक रुधिर में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जम पाता। अब सोचिए अगर किसी व्यक्ति को हैवी अमाउंट में अगर चोट लग गई बड़े स्तर पे, तो उसका आधे घंटे में तो पूरा खून ही बाहर निकल जाएगा और व्यक्ति क्या हो जाएगा, ब्लडलेस हो जाएगा, मतलब उसके शरीर में खून की कमी हो गई और वो वैसे भी मर जाएगा। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि व्यक्ति को सुरक्षित रहना चाहिए और ज्यादातर प्रयास करना चाहिए कि उसके बॉडी में ऊपर के कोई घाव ना लगे, चोट वगैरह ना लगे, जिससे उसके ब्लड के निकलने की कमी होने लगे। तो ये नहीं होना चाहिए, और इसकी वजह से रुधिर लगातार बहता रहता है और रुधिर का स्कंदन नहीं होता है। यह रोग प्रायः पुरुषों में ही पाया जाता है,
क्योंकि आनुवंशिक रोग से कभी भी महिला प्रभावित नहीं होती है, कभी नहीं होती है। बहुत ही अपवादिक स्थिति होती है, 100 में से एक आध केस ऐसा होगा, नहीं तो 99 केसेस में क्या होती है, महिला उसकी वाहक होती है। यानी महिला के पास अगर वो बीमारी आ रही है तो उससे वो प्रभावित नहीं होगी, बल्कि वो जीन क्या करेगा, अगली पीढ़ी में जो है कि ट्रांसफर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहीं पर एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि मान लीजिए कि एक माता पिता दंपत्ति हैं, उसमें माता जो है कि उस रोग से प्रभावित है या पुरुष प्रभावित है, चलिए कोई भी प्रभावित हो, लेकिन जो उसके बच्चे होंगे, तो लड़का अगर होगा तो लड़के में तो वो बीमारी आ जाएगी। अगर लड़की हुई तो लड़की में क्या होगी, उस बीमारी के सिम्टम्स आएंगे ही नहीं, केवल वो जीन आएगा और वो जीन क्या करेगा, आगे जाके अपनी पीढ़ी में फिर आगे बच्चों को प्रभावित करेगा। तो लड़के सबसे अधिक प्रभावित होते हैं जेनेटिक रोग से, लड़कियां 1% भी प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि वो इस रोग को आगे लेकर चलने की प्रवृत्ति में देखती हैं। यानी वो इस रोग की क्या होती है, वाहक कहलाती हैं, जो आगे लेकर चलती हैं। जबकि इस रोग की स्त्रियां जो है कि वो वाहक होती हैं। और हीमोफीलिया मनुष्यों में एक अप्रबल यानी एक्स संलग्न वाला जो गुणसूत्र होता है, इसमें होता है। तो बस इतना ही आपको यहाँ पे समझना है। और एक नाम इसका और होता है दोस्तों, इसका प्रारंभ महारानी विक्टोरिया में हुआ था और इसी कारण इसे शाही रोग यानी कि रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। एल्केप्टोन्यूरिया एक वंशागती रोग है जिसमें आपका होमोजेनेटिसिक अम्ल का विखंडन नहीं हो पाता और रुधिर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, मूत्र में इसका उत्सर्जन होने लगता है तथा जोड़ों में इसके जमाव से गठिया रोग होता है, जिसको हम लोग यूरिक एसिड के रूप में भी जानते हैं। फिर एक और होता है जो मस्कुलर डायस्ट्रोफी होती है, जिसको हम पेशी दुपोषण कहते हैं। यह भी एक्स गुणसूत्र के संलग्न एक आनुवंशिक रोग है जो कि एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है। क्योंकि महिला का जो गुणसूत्र होता है वो एक्स एक्स होता है और पुरुषों का होता है एक्स वाई। तो इस वाले एक्स पर अगर ये दिखता है तो ये हो जाएगा रोगी, और अगर इस एक्स पर दिखता है तो ये हो जाएगी वाहक। लेकिन अगर ये दोनों एक्स पर दिखे महिला के, तब ये जाके रोगी होगी, और ऐसा 1% मुश्किल से हो पाता है। तो मैंने क्या कहा, 100 में से एक आध केस ऐसा होगा जिसके दोनों एक्स पे अगर ये गुण दिखते हैं तो वो बीमार कहलाएगी। अगर किसी एक पर केवल दिख रहा है, केवल एक पर दिख रहा है, तो वो क्या होगी, वाहक होगी। लेकिन पुरुष के अगर एक्स सूत्र पे दिख गया तो वो रोगी कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। वर्णांधता की बात करेंगे, कलर ब्लाइंडनेस को लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं, और सामान्यतः इसमें लाल और हरे रंग को पहचानने में दिक्कत होती है। यह एक अप्रबल एक्स संलग्न वंशागति यानी यह भी एक्स रोग के अंतर्गत आता है। और इसमें भी क्या होता है कि यह रोग पुरुषों में पाया जाता है। स्त्रियों की भूमिका रोग की जीनी वाहकों के रूप में होती है, यानी वो इनका जीन के कैरियर को आगे लेकर चलती है वाहक के रूप में। पुत्रों को इस रोग के जीन पिता से कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि पिता में इस तरीके का रोग होता ही नहीं है, वो केवल बीमार होता है, मतलब इस तरीके का वाहक नहीं होता। हमेशा ये रोग माता से मिलता है, क्योंकि पिता का अकेला एक्स गुणसूत्र सदैव पुत्रियों में जाता है, और हालांकि पुत्रियों से ये जीन दूसरी पीढ़ी अर्थात पुत्र या नातियों में जाने लगता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से मान लीजिए विवाह करता है, अब इस प्रोसेस को पूरा समझ लीजिएगा ताकि आप इसी प्रक्रिया को आप हर जेनेटिक रोग में देख सकते हो। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उसके पुत्रों में नहीं जाएंगे, जबकि उसकी पुत्री वाहक का कार्य करेगी। वो लक्षण उसकी पुत्री में गया और वो वाहक का कार्य करेगी, और अगली पीढ़ी में यह वाहक पुत्री यदि सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसके पुत्रों में वर्णांधता की संभावना 50%, और जबकि पुत्रियों में वाहक होने की संभावना 50% हो जाती है। यदि वाहक पुत्रियां किसी वर्णांध पुरुष से ही विवाह कर लेती हैं तो उसके पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना 50%, और पुत्रियां या तो वर्णांध होंगी या तो फिर वाहक होंगी। दोनों में से एक केस हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए माता से भी वो गुण पुत्रियों में गया एक्स पे और दूसरे एक्स पे पुरुष से आ गया, तो दोनों एक्स पे ये जीन दिखेंगे, ये रोग दिखेंगे, जिसकी वजह से वो महिला क्या हो सकती है, वर्णांध होगी। तो ऐसे केस बहुत ही रेयर होते हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी MCQ सीरीज करेंगे, क्योंकि जितना भी टॉपिक मैंने बताया आपको वहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब MCQ सीरीज से हम इसमें समझेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं और उसके क्या एक्सप्लेनेशन वगैरह सारी चीजें हो सकती हैं। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं होता है। तो रतौंधी रोग दोस्तों नहीं होता है, जबकि रंजकहीनता होता है, वर्णांधता होता है, हीमोफीलिया होता है। रतौंधी रोग किससे होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगला एक रोग है फेनिलकीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण होता है, और ये भूल निर्देशित करती है किसको, एंजाइम के वंशागत अभाव का ये जिक्र करती है।
एक व्यक्ति जो कि, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति जो कि फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, तो ये मानसिक जड़ता यानी कि उसकी जो मानसिक तंत्रिकाएं हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, मेमोरी लॉस प्रॉब्लम, जिसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, तो इसको हम लोग भूलने की बीमारी भी कह देते हैं। फिर आगे देखते हैं बहुचर्चित बबल बेबी रोग। ध्यान देना, बहुचर्चित एक बबल बेबी रोग है। ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि यह रोगग्रस्त शिशुओं का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग होता है जिसका वहन कौन करेगा, जिसका वहन स्त्रियां करती हैं, और जो प्रकट किसमें होता है, पुरुषों में होता है। तो ये रोग स्त्रियां जो है कि वहन करती हैं, उनमें ये रोग नहीं दिखता, जबकि पुरुषों में यह रोग दिखता है। और हीमोफीलिया में क्या होता है, अधिक रक्तस्राव, यानी आपका ब्लड बहुत तेजी से बहेगा अगर आपको किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है तो। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं अधिक रक्तस्राव। अधिक रक्तस्राव का मतलब क्या हो गया, एक आनुवंशिक विकार है। ये कैसा विकार है दोस्तों, आनुवंशिक विकार है। निम्न में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग लिंग संलग्न होता है, तो आप देखोगे रॉयल हीमोफीलिया, ये कैसा रोग होता है, ये सामान्यतः आपके एक्स गुणसूत्र पे पाया जाता है और इसलिए इसको रॉयल रोग भी कहते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है क्या, रक्त का स्कंदन न होना, यानी कि रक्त रुकेगा ही नहीं, रक्त का थक्का जमेगा ही नहीं, ये बहता चला जाएगा। निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवंशिक है, निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवंशिक है, तो हीमोफीलिया की जो व्याधि है यही आनुवंशिक व्याधि के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सी आनुवंशिक अवस्था नहीं है, तो निम्न में से कौन सी आनुवंशिक अवस्था नहीं है दोस्तों, तो इरेटिबल बाउल सिंड्रोम, जबकि आप डाउन सिंड्रोम देख लो, हीमोफीलिया देख लो, दात्र कोशिका अरक्तता देख लेंगे, तो ये तीनों ही आपके वंशानुगत रोग हैं, जबकि इरेटिबल बाउल सिंड्रोम आपका इस तरीके का रोग नहीं है। मानव में गुणसूत्र की संख्या 21 त्रिगुणसूत्रता की लिए उत्तरदायी होता है। किस लिए होता है, क्योंकि इसमें डाउन सिंड्रोम बीमारी पाई जाती है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, सामान्यतः जो 21वीं जोड़ी होती है ये 2 के बजाय 3 भागों में टूट जाती है। गुणसूत्र का विभाजन हमेशा 2 पार्ट में होता है, लेकिन ये 3 पार्ट में टूट जाती है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है, और ये एक आपकी जेनेटिक बीमारी होती है, और जिसको दूसरे अन्य नाम से पूछा जाता है ट्राइसोमी 21। ट्राइसोमी 21 का मतलब कि जो 21वां गुणसूत्र है दोस्तों उसका विभाजन ठीक से नहीं होता है, इसलिए डाउन सिंड्रोम की बीमारी होती है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, क्योंकि गुणसूत्र नंबर 21 में जो विभाजन इसका 2 पार्ट में होना चाहिए था, ये असल में 3 पार्ट में हो जाता है, इसलिए इसको अभी हमने ऊपर पढ़ा ट्रिप्सिन जो 21 था वो भी इससे संबंधित रोग था। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है, तो पेशी दुष्पोषण, पेशी दुष्पोषण, ये भी मस्कुलर डायस्ट्रोफी होती है। अब यहाँ पे कुछ रोग हैं जिनका मिलान करना है, जैसे अगर आप देखेंगे कि हीमोफीलिया, हीमोफीलिया कैसे होगा, आनुवंशिक रोग होगा, लेकिन अगर हम डायबिटीज की बात करें तो ये आपके इंसुलिन यानी कि हार्मोन के डिसबैलेंस होता है। इंसुलिन अगर हार्मोन का सीक्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, ऐसी स्थिति में ये रोग बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि हीमोफीलिया तो हो गया आपका आनुवंशिक रोग, डायबिटीज हार्मोन की गड़बड़ी से, रिकेट्स हीनता जन्य, और हीनता किसकी, विटामिन डी की कमी से, और रिंगवर्म ये कवक संक्रमण होता है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्ग सही सुमेलित है, तो लिंग गुणसूत्र का कौन सा रोग होता है, डिप्थीरिया तो होता ही नहीं है इसमें, जीवाणु से एड्स होता ही नहीं है, आनुवंशिक तौर पे आप देखोगे वर्णांधता है, हीमोफीलिया, दात्र कोशिका अरक्तता है, तो ये तीनों ही सही है दोस्तों, ये तीनों सही है, यानी कि सी वाला सही हो जाएगा। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर 2 एक्स क्रोमोसोम होते तो शायद उनके बचने की संभावना ज्यादा रहती और वो वाहक के रूप में काम करते हैं। 2016 का प्रीलिम्स का पेपर है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, थायमिन विटामिन B1 से बेरी रोग होता है, ये सही है। एस्कार्बिक अम्ल विटामिन C से स्कर्वी होता है, यह भी सही है। विटामिन A से दोस्तों वर्णांधता नहीं होती है बल्कि रतौंधी नाम का रोग होता है, जबकि वर्णांधता कैसा है, जेनेटिक रोग है। विटामिन K से रक्त जमना, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही मिलान नहीं किया गया है। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करेगा तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रियों के पुत्रों में, जिसे हम लोग नाती पोते कहते हैं, उसमें देखने को मिलेगा।
और इसकी पूरी प्रक्रिया मैंने ऊपर पढ़ा दी है आपको। ये भी उसी पे अप्लाइड पार्ट का प्रश्न है ये। अब यहाँ देख लेते हैं, आनुवंशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है और पर उसका पति वर्णांध नहीं है। इनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो पुत्र देखिए वर्णांध होगा, किंतु पुत्री वर्णांध नहीं होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वाहक के रूप में होगी। और हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न ये वाला क्या कहता है कि थैलीसीमिया के रोगी में शरीर निम्न में से किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता? हीमोग्लोबिन का। जब हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं होगा तो ब्लड जो है कि सर्कुलेट नहीं होगा पूरी बॉडी में, और ये थैलीसीमिया नाम की बीमारी हो जाएगी। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है क्या? रक्त। और जब ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में नहीं होगा, या यूं कहें कि ब्लड की कमी होगी, तो आगे चल के एक रोग नया बनेगा, एनीमिया। एनीमिया रोग बनेगा, जिसको हम कहते हैं रक्त की कमी होना। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। और अब हमारा जो अगला टॉपिक है, हीनता जन्य या असंक्रामक अन्य रोग, तो इसको हम लोग कवर करेंगे दोस्तों अगली क्लास में। और बस 2 से 3 क्लासेज और लगेंगी, आपकी पूरी की पूरी जो है कि बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में इंडियन ज्योग्राफी सेक्शन आपका चलाया जा रहा है, जिसको मैं हो सकता है आगे की 5 से 7 क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां से आप क्वेरी करके पीडीएफ को ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।